So this is the first English class. कुछ लोग कल शायद देखा होगा उन लोगों ने मेरे को when in that SSC class है ना. Yes. Good afternoon everyone. चलिए nice. तो कल कुछ लोगों से जान पहचान हो गई थी, बाकी लोग अब हम आगे बढ़ाते हैं. तो we'll start English. आप लोगों ने किसी ने एग्जाम दिया है अभी तक, कोई सा भी, बैंकिंग, SSC, anything? No. FCAT. ओके. चलो गोल. तो फिर हम लोग फिर तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक ऐसे हम लोग समझते हैं किस तरीके की क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमें, और ये सब जगह से स्टार्ट करते हैं. ओके. सो देखिए, इंग्लिश अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, लाइक SSC, बैंकिंग, इनफैक्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी हमारे भारत में होते हैं, ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन, दीज एग्जामिनेशन दे आर बेस्ड ऑन 3 थिंग्स. यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं. बट फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रिपेयर द ग्रामर, है ना, वोकैब एंड RC, ठीक है. यानी ये 3 चीजें वी शुड प्रिपेयर, और ये वाली चीज हमारी प्रिपेयर है. हम एग्जाम को, किसी एग्जाम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार होते हैं, और मतलब पैटर्न से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा फिर, अगर हमारा ये वाला सब कुछ बेसिक हमारा स्ट्रांग है यहाँ से. तो ओके. RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, धीरज, ठीक है. ओके. तो चलो RC को ही समझते पहले, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में देखो हम क्वेश्चंस भी देखिए किस तरीके से आते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि RC का मतलब क्या होता है. RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, आई गेस पैसेज आता होगा. पैसेज वाले क्वेश्चंस जो सब लोगों ने स्कूल में भी किए हैं, ठीक है. वी नो व्हाट पैसेजेस. यू आर गिवन अ पैसेज, और आपको उस पैसेज को पढ़ के देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है. वही पुराना तरीका. बट यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ पैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आपको रीडिंग को अपनी इंप्रूव करना होगा. तो सबसे पहली चीज जो सारा कुछ शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है पूरी प्रिपरेशन में, दैट इज रीडिंग, ठीक है. तो आप लोगों को पता होगा ना कि काफी लोग प्रिपेयर करते समय यू हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है. रीडिंग बेसिकली इन जनरल रीडिंग की बात चल रही है, कि ऐसा नहीं कि हमारे कोर्सेज की बुक है हम उसमें कुछ रीडिंग की बात करें, ठीक है. आप जनरली रीड करना स्टार्ट करो, और इसमें बात कर सकते हैं हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है. स्टार्ट विद देयर, ठीक है. तो न्यूज़पेपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. और इन जनरल यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को रीडिंग पसंद होती है, इन फ्री टाइम में, दे इन देयर लेजर टाइम दे वांट टू डू, दे रीड, ठीक है. तो वो आपको पता चलेगा भी कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है. क्योंकि पैसेज की बात करें तो आपको पता है पैसेज में क्या करना होता है, यू हैव टू रीड द पैसेज, ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. तो पैसेज पहली चीज आती है हमारे RC से, और सबसे बेसिक होता है RC का, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट. ये बैंकिंग, SSC दोनों में ही आता है, यानी कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. क्लोज टेस्ट पता होगा कैसा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं, ऐसे मोस्टली लोगों को पता होता है. पैराग्राफ जिसके अंदर ब्लैंक्स दिए होते हैं इस तरीके से, यू मस्ट हैव सीन इट इन द पेपर और एनीवेयर, ठीक है. तो ऐसे एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. इट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट, है ना. और हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक ब्लैंक के लिए, जो ब्लैंक्स होते हैं, हर एक ब्लैंक के लिए आपके पास क्या मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है. जैसे SSC में आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, एंड बैंकिंग में यू हैव 5 ऑप्शंस. तो बेस्ड ऑन योर रीडिंग, यानी आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर सही लगता है, एज इन रीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है. बस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, ब्लैंक्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, और क्लोज टेस्ट में ब्लैंक्स होते हैं पैसेज के अंदर, यानी कि पैराग्राफ के अंदर, ठीक है. तो यू हैव टू रीड द पैसेज, जो भी पैराग्राफ दिया उसे आप पढ़ते हो, एंड ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग, यानी जो भी रीडिंग के अकॉर्डिंग ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना चाहिए वो आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग, यानी उसे मार्क कर देते हो. तो फर्स्ट में मान लो जैसे ब्लैंक है, उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे, 5 ऑप्शंस दिए होंगे या 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्क करना है. सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शंस अलग दे रखे होंगे. तो वही, तो अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको हर एक ब्लैंक के लिए ऑप्शंस लगाने हैं. तो फिल इन द ब्लैंक जैसे ही काम करता है बिल्कुल ये. नेक्स्ट जो इसमें आता है
फर्स्ट हमारे जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट, नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट, ठीक है, और इसे पैरा जंबल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपसे दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो रीअरेंजमेंट हम सब लोगों ने देखा होगा ना। मान लो देयर आर 5 सेंटेंसेस गिवन, ठीक है, कोई भी 5 सेंटेंस गिवन है जो एक पैराग्राफ का पार्ट है, जंबल्ड फॉर्म में दे रखे हैं। आपको रीडिंग करने के बाद यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू फाइंड की अरेंज करके हम क्या बना सकते हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इस तरीके से जो भी आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो आप मार्क कर देते हो। देखे ना ये वाले क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट वाले सबने? यस, जंबल वर्ड्स, जंबल वर्ड अलग होते हैं। जंबल वर्ड्स में क्या होता है, जंबल वर्ड्स में आपको एक्चुअली सेंटेंस फॉर्म करना होता है। उसमें भी जंबल वर्ड्स आजकल नहीं आते, उसमें आपको मिलता है आजकल कि एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। उसमें क्या होता है ना, एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है मोस्टली बैंकिंग में। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ए बी सी डी एक्चुअली सेंटेंस के पार्ट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ फ्रेज लिखा है, 4-5 वर्ड्स यहाँ पे, 4-5 वर्ड्स यहाँ पे, 4-5 वर्ड्स इधर है, तो आपको रीड करके इसे एक सीक्वेंस बनाना है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ये अलग हो गया, ये मोस्टली बैंकिंग में आता है, एसएससी में नहीं आता। एसएससी में जनरली क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो मैं दोनों को बताता हूँ। What we'll do, we'll just go through the paper itself। ठीक है, मैं आपको पेपर ही दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Give me a second। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जंबल सेंटेंसेस या ये रीअरेंजमेंट्स आपसे एसएससी में पूछा जाता है। दिख रहा होगा ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो व्हाट यू आर गिवन, इसमें तो देखो क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है और अपनी रीडिंग के बेसिस पे हमें PQRS इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, और आपको सही क्वेश्चन जो भी आपके अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस होगा वो इसमें मार्क कर देना है। गॉट इट? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा जाता है। एंड बैंकिंग में जनरली क्या होता है, इन बैंकिंग यू गेट क्वेश्चंस लाइक, जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट सीक्वेंस आएगा आप उसे यहाँ पे मार्क कर दोगे। बैंकिंग में जनरली क्या होता है, ABCDEF वॉट एवर, ठीक है, 5 से 7 सेंटेंस या 8 सेंटेंस आपको दे रखे होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी जब आप इन्हें अरेंज कर दोगे तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस कौन सा है, और आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट होता है आप उस पर मार्क कर देते हो। ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग सेकंड होगा, मान लो बी है, तो आप उस पर मार्क कर दोगे। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे मेरे ख्याल से कि बैंकिंग में जो रीअरेंजमेंट पूछे जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। क्लियर हुआ ये कि किस तरीके से आएगा? यस, ठीक है, तो आई बिलीव कि काफी सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे देख के रखे होंगे क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, तो दिस इज रीअरेंजमेंट। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, ये ऑलरेडी पैराग्राफ होता है या पैसेज होता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज है जिसके अंदर ब्लैंक्स है, और इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट या पैराजंबल्स में एक पैसेज है जिसके सेंटेंसेस जंबल्ड फॉर्म में दे रखे हैं, यू हैव टू अरेंज देम। ठीक है, तो देखा जाए तो तीनों एक तरीके से पैसेज हुए और तीनों में ही रीडिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि अब एक चीज समझो जरा, अगर हम रीडिंग करते हैं तो पहली चीज हमारे रीडिंग का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि आपने किसी भी सेंटेंस को बस रीड कर लिया। यहाँ पे हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि वी हैव टू रीच दैट लेवल जहां पे आप किसी सेंटेंस को एक बार पढ़ो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वही होता है। रीडिंग तो रीडिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज, या जो भी रीडिंग कर रहा है उससे आप पूरी चीज को क्या समझते हो, उस चीज का टेस्ट है ये। ठीक है, तो रीडिंग करके हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी रीडिंग की स्पीड तो बढ़ाएं ही साथ जो भी लिखा है उसे एक बार में समझ पाएं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अभी अगर हम कुछ रीडिंग करते हैं, मेनली मान लो अगर हम नॉवल भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वी हैव दिस हैबिट कि एक सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद अगर हमें समझ में नहीं आया और ऐसा, तो हम एक सेंटेंस को 2 बार या 3 बार भी पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो वो चीज हम धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करके चीजें प्रैक्टिस करके उस चीज को अवॉइड करेंगे और अच्छी तरीके से एक रीडर बनेंगे इस वाली चीज में, ठीक है। तो दिस इज दैट थिंग, ठीक है। पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड रीअरेंजमेंट, तीनों में ही रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ के कि किस तरीके से ग्रामर इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं ग्रामर की। ऑल्दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा और वाइड है, उसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन हाँ बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में वो यही तीन आते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड रीअरेंजमेंट्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। ओके, सो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? दीज नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, है ना, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, ठीक है। साथ ही में हम लोग टेंसेस भी पढ़ते हैं इसके अंदर, इसके साथ में, ओके, वर्ब्स। तो ये सब कुछ दिस इज पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ग्रामर में बेसिकली ये करा जाता है। एंड अगर हम बात करें फॉर एसएससी, एसएससी में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा होता है, कौन सा? यू गाइस नो एसएससी में क्या एक्स्ट्रा होता है ग्रामर के अंदर? एसएससी में एक्स्ट्रा होता है एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। तो ये पार्ट थोड़ा एसएससी के अंदर एक्स्ट्रा होगा। प्लस क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स तो दिस इज नॉर्मल थिंग, बहुत इजी होता है, इजी एक्चुअली सभी है, ठीक है। तो एक्टिव, पैसिव यानी वॉइस, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं, ये पार्ट एसएससी के अंदर एक्स्ट्रा होता है, जिससे प्री में एक ही क्वेश्चन आता है एंड मींस में यू गेट अराउंड लाइक 8 क्वेश्चन ऑन बोथ ऑफ देम, ठीक है। यानी 10 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मींस में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामर, ग्रामर से सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में? बताइए। ग्रामर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये क्वेश्चन ग्रामर पे बेस्ड आता है? विच पार्ट इज इनकरेक्ट, या यानी कि स्पॉटिंग एरर्स की बात करें ना हम लोग, एरर डिटेक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। विच पार्ट इज इनकरेक्ट या एरर डिटेक्शन जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल सही, एरर डिटेक्शन आता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्पॉटिंग एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कल क्लास में भी देखा होगा, हम लोगों ने किया था। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है जैसे हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे क्लास में। तो देखो इसमें क्या होता है, दिस इज अ क्वेश्चन, तो एरर डिटेक्शन इस तरीके से आता है कि एक सेंटेंस दिया है एंड यू हैव टू फाइंड कौन से पार्ट में एरर है, तो ए बी सी डी इस तरीके से मार्क कर रखा होता है। बस एसएससी में 4 ऑप्शंस होते हैं जैसे ए बी सी डी, एंड अगर हम बैंकिंग की बात करें उसमें ई और होगा, यानी कि ई पार्ट होगा नो एरर एंड सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ओके। यू हैव टू रीड द सेंटेंस, आपके अकॉर्डिंग जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर हो जाता है। जैसे सी में आपको लग रहा है इस वाले पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गॉट इट। शिवम कल की रिकॉर्डेड क्लास कभी उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है शिवम, एक्चुअली आपने कल नहीं किया था? नो इट्स फाइन, वो देखने के लायक उसमें कुछ भी नहीं है, इट्स फाइन, उसमें मैंने कुछ बताया नहीं था क्योंकि हमारी क्लास तो हम लोग आज ही कर रहे हैं, वो तो एक मिक्स क्लास, जो मिक्स क्लास थी वो सभी बैचेस के लिए थी, ऐसा था, ओके। तो अगर आप देखना चाहो तो मिल जाएगी वो, बट हाँ इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि पढ़ा तो मैं सब कुछ आज ही रहा हूँ, मतलब आज ही बता रहा हूँ। तो ये बस मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमने कल किया था, बस आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ एरर वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं बड़े, या तो मतलब उसकी टेंशन मतलब कल वाली क्लास की उसमें कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली ऐसा है कि हम लोग अगर कुछ पार्ट्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी कल, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस की जो आपको दिख रहे हैं अभी। तो इस तरीके से आपसे एरर्स पूछा जाता है, तो नहीं पहला तो यही है एरर डिटेक्शन से कि हमें ग्रामेटिकल रूल्स पता हो, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे इस वाले में सी पार्ट में एरर था तो हम सी पार्ट में मार्क कर देंगे, तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आ जाता है। तो फर्स्ट इज एरर डिटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन दिस, जिससे बोलते हैं हम लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट,
फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है या फिर इसे बोल सकते हैं सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, कुछ कुछ इसी की तरह होता है। इसमें बस क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द, ऐसे लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट is available in the market। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से एक सेंटेंस दिया है, और अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम बात करें फ्रेज रिप्लेसमेंट की, सेंटेंस करेक्शन की, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट को मान लो अंडरलाइन कर दिया, इज अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसे। तो यू हैव टू फाइंड कि इस पार्ट में एरर है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 या 5 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो उसमें इसका ऑल्टरनेटिव लिखा होता है। हाँ, तो मान लो इस तरीके से एक ऑप्शन दिया है, आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, बाकी कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ भी कलर, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, सब कुछ बोलते हैं इसे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड, अब इसमें थोड़ा सा इजी होता है कि इजी कहेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं इसे, बिकॉज अंडरलाइन पार्ट है, यू हैव टू नो कि किस पार्ट में आपको चेक करना है, एंड आफ्टर दैट देयर आर ऑप्शंस गिवन, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बुक्स लिखा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके साथ यस आर आना चाहिए, बिल्कुल सही गौरव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बी वाले ऑप्शन को सही लगा देंगे। और अगर जो लिखा है वो ठीक होता, ठीक है, मान लो जो लिखा है उस वाले में क्या होता, यहीं पे ऑलरेडी आर लिखा होता, मान लो यहाँ पे इज लिखा है, लेकिन ये आंसर अगर सही होता तो हम क्या लगा देते, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और अगर हमें लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होना चाहिए तो उसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इससे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि आपका इसमें ग्रामर इसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड देखो रीडिंग तो हर जगह होता है, इट्स नॉट लाइक कि अगर हम ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं कहीं पे तो वहां पे रीडिंग की जरूरत नहीं है। रीडिंग तो सब जगह जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम रूल्स पढ़ लें और शायद वही उसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन आंसर कर लें। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट गुड इनफैक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब आप रीड करते हो, सेंटेंस समझ में आता है, तभी आप उसमें एरर बता सकते हो कहाँ पे है। आई मीन ग्रामर रूल्स कंबाइंड विद रीडिंग, तब आप एक पूरी तरीके से तैयार होते हो किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रीडिंग तो पैरेलली करते रहना है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के लिए भी मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। तो यानी कि एरर बेस्ड पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सेंटेंस एरर डिटेक्शन यानी स्पॉटिंग एरर्स, देन फ्रेज रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है, तो मोस्टली जो मेजरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं एरर्स से, वो ये वाले आते हैं, यानी कि ग्रामर से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, व्हेनेवर डू ए फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स आप सब लोगों ने किए होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया है, देयर इज अ ब्लैंक, ठीक है, कोई भी चीज है, एक ब्लैंक दे रखा है, देन आगे कुछ भी कंटिन्यू कर रखा है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, मान लो इसमें कोई भी वर्ड्स दिए आपने, अब नाउ ये सबको पता होगा कि इसमें आप एक सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड लगाते हो, यहाँ पे जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अप्रोप्रिएट वर्ड यानी वर्ड मीनिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, वर्ड मीनिंग तो होगा ही होगा इन्वॉल्व, साथ ही साथ व्हाट इज रिक्वायर्ड कि ये सही वर्ब की फॉर्म हो, वर्ब के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, टेंस सही होना चाहिए, और आपको पता होगा कि किसी वर्ड के बाद में क्या प्रीपोजिशन आ रहा है, उससे भी हम लोग सही और गलत आंसर का पता लगाते हैं। यू नो दिस ना, कि किसी वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, दैट आल्सो मैटर्स। तो हम लोग जो भी आंसर यहाँ पे मार्क करते हैं वो इन सारी चीजों पे बेस्ड होता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपको ग्रामर की भी हेल्प पड़ती है, साथ ही साथ वोकैबुलरी की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, विच इज synonyms and antonyms। yes, next is one word substitution,
बिल्कुल सही। और वोकैबुलरी के बाद गौरव हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, विच इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, देखो देखा जाए ना तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है दे आर आल्सो लाइक वोकैबुलरी, है ना। वोकैबुलरी में क्या होता है, कोई वर्ड का मीनिंग हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वी जस्ट कांट गेस कि हाँ यार इसका ये हो सकता है। ऑल्दो पढ़ने के बाद कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अंदाजा लग जाता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमें तुरंत पता लग जाए कि हाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसी तरीके से होते हैं, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़े। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं, पहले वोकैबुलरी को डिस्कस करें। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग एंड ऑपोजिट मीनिंग, सबको पता है ये, हमेशा हर एक स्टेप पे हमसे पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अ पर्सन हु डज दिस इज कॉल्ड दिस, अ फियर ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस, ये वाले वर्ड्स आपने देखे होंगे कि इसके डर को क्या कहते हैं, या फिर अ पर्सन जो कॉइंस कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। तो यानी वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। अच्छा, साथ ही साथ एसएससी में देयर इज वन मोर थिंग इन्वॉल्व, बैंकिंग में नहीं पूछा जाता, व्हिच इज स्पेलिंग, क्या बोलते हैं इसे, मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इसमें क्या होगा, आपके पास 4 वर्ड्स दे रखे होंगे, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा आप बताओ इनमें से, इन 4 वर्ड्स में से आउट ऑफ देम कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके एग्जाम के अंदर आता है, यानी स्पेलिंग। तो देखा जाए तो ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है। तो जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ो तो मेक श्योर कि आप उसकी स्पेलिंग भी बताओ। आई मीन व्हेन यू आर राइटिंग इट, यू कैन लाइक इजीली अचीव दिस गोल कि आप किसी वर्ड को लिख रहे हो तो उसकी स्पेलिंग हमें अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है, तो एक पार्ट ये भी आता है हमारा, यानी कि स्पेलिंग। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी का। अच्छा, एक चीज और बताइए, वोकैबुलरी यूज कहाँ कहाँ होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। वोकैबुलरी किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। पहला तो ये क्वेश्चन हो गए सिनोनिम एंटोनिम्स, बिल्कुल सही। इसके अलावा यस, है ना, बिल्कुल सही। आरसी, इनफैक्ट आप समझो इसे तो पैसेज से लेके क्लोजेस तक हर जगह आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ऑप्शन ना जो आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है वोकैबुलरी की भी, यानी कि वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो हम एक करेक्ट मीनिंग वहां पे मार्क कर पाएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग सही कौन सा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम वर्ड मीनिंग भी हमें पता हो। जो वर्ड हमें चाहिए वो नहीं पता होता, especially what happened is on, you are not speaking here. सिस्टम मैं करने वाला था वरना, चलो इट्स फाइन। ओके, तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वी नो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम वर्ड वहां पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी रिक्वायर्ड होती है आपकी रीडिंग, सॉरी वोकैबुलरी। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग, एक तो अब इसे ऐसे समझ सकते हो ना, एक तो डायरेक्टली आपसे वोकैबुलरी पूछी जाती है इन क्वेश्चंस में, सिनोनिम एंटोनिम्स में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चन में जो डायरेक्टली पूछी जा रही है, एक तरीके से देखा जाए तो, कि पैसेज में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्लोज टेस्ट में मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड्स का, या फिलअप्स में भी मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए सारे वर्ड्स का, राइट। तो दिस इज हाउ वोकैबुलरी हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और बात पे कि हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो और चीजें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए पहली चीज तो रीडिंग ही है। ठीक है, जब भी आप रीडिंग करोगे उसके बाद आपको अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। आपको पता है if you're reading a newspaper तो उसमें भी there are vocabulary, there are words जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होते। तो what you have to do is you have to make a notebook। ठीक है, एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वर्ड्स, जो भी आपको अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। हम क्लास में भी करेंगे वोकैबुलरी, यानी कि मतलब वर्ड्स जो भी होंगे मैं आपको क्लास में भी रेगुलरली कराऊंगा, और साथ ही साथ आप भी जो भी कुछ रीडिंग कर रहे हो, वेदर इट इज अ न्यूज़पेपर और एनीथिंग, तो आप भी यहाँ पे नोट करते चलोगे। ठीक है, और जो बिल्कुल ओल्ड स्कूल तरीका है ना, स्कूल में बताते थे जैसे कि बेटा बुक में लिखा करो, नोटबुक में वर्ड्स लिखो, देन नेक्स्ट टाइम वर्ड्स ऐड करो तो पुराने वाले रिवाइज करते रहो। ठीक है, ये एक्चुअली काम करता है और इसी तरीके से हो सकता है, बिकॉज ये पता है ना कि कोई भी वर्ड अगर हम लोग देखते हैं
किसी भी वर्ड मीनिंग में जब हम लोग कर रहे होते हैं, नए वर्ड्स अगर देखते हैं तो मैं आज तो याद कर लिया, बट आपको पता है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे तक आप थोड़ा बहुत भूल जाते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सभी के साथ है। अगर मैं भी आज 5 वर्ड्स याद करूँ एकदम, तो जरूर कल तक हो सकता है मुझे उनमें से एक ही भी नहीं याद रहे, राइट। तो रेगुलरली उन्हें रिवाइज करते रहना, उन्हें यूज करते रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सबके साथ हुआ होगा, ये सबके साथ होता है कि अगर कोई मान लो नॉवल पढ़ रहे हैं, हमने कोई नया वर्ड उसमें आया, हमने तुरंत डिक्शनरी में देख लिया, चलो वो सेंटेंस में वहां समझ में आ गया, लेकिन वो वर्ड हमें आगे याद नहीं रहता। तो इसीलिए उसे नोट करना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू मेक अ नोटबुक। होता है ना इस तरीके का सबके साथ में। चलिए तो आगे देखिए। Yeah, finding new words from magazines and newspaper, it is very helpful and it's good, प्रीति, बिल्कुल सही। करते रहना पड़ेगा, दिस इज प्रोसेस जो आपको ना पैसिवली लाइक करते रहना है, ऐसा है। और एक और चीज करेंगे ना, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग वैसे आई हैवंट स्टार्टेड येट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम क्लास में एक आर्टिकल जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में से हम यहाँ पे भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच यू आर डूइंग, उसके अलावा इतना काम भी करेंगे ताकि खुद को भी हम लाइक इंप्रूव कर पाए और देख पाए जिनको रीडिंग में दिक्कत है वो कैसे इंप्रूव करें इस चीज को, ठीक है। तो आई इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन द क्लास। हाँ, तो बढ़िया रहेगा ये एकदम। यस। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप नाउन से, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको उसमें सारे एलिमेंट्स ना, कि सबसे जरूरी चीज होती है हम सेंटेंस में समझ पाए कि व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ वर्ब, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, सारी चीजें मैं बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो नाउन से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम लोग हर एक एलिमेंट को समझते हुए चलेंगे, जो जो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस हम सब लोगों ने किए हैं, हमें पता है इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। अब देखो, एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब प्री में अगर बात करें तो अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। और उसमें क्या करेंगे, आपको एक वर्ड, आपको कोई भी इडियम दे रखा होगा और आपको उसका मीनिंग बताना है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। बैंकिंग में जनरली इसे पूछा जाता है, ये सब लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बैंकिंग में इस पे पूछा जाता है एरर्स, ठीक है। एरर्स के अंदर कैसे पूछा जाएगा, जैसे कोई भी इडियम दे रखा होगा ना, उसमें कोई वर्ड गलत कर देंगे, है ना, उसे गलत तरीके से लिख देंगे एंड दे विल आस्क यू कि क्या एरर है, एक सेंटेंस के अंदर उसे लिख देंगे एंड यू हैव टू फाइंड कि हाँ इसे इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से किया जाता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बैंकिंग में पूछे जाते हैं एरर की फॉर्म में, और एसएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ओके। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू टेल द मीनिंग। तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस आई फील की काफी इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप डेवलप कर पाओ ना एक एक लाइकनेस की तरफ, कि जिनकी नॉर्मली रीडिंग करने का आपको मन करे तो वो करते रहो। इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे ख्याल से आपको पता है कि प्री, सर आज ग्रामर का कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए। ग्रामर का कॉन्सेप्ट आज कोशिश करते हैं, हम कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ छोटी चीजें बता दूंगा आपको, ठीक है। डोंट वरी, वैसे हम लोग नया ग्रामर का कॉन्सेप्ट सुप्रिया हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, अभी हम केवल समझ लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आने वाले, ओके। तो ऑफ कोर्स हाँ। अच्छा देखो, आपके पास आपको पता है प्री, आपका प्री हो गया, देन मींस, उसके बाद एक और एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो प्री मींस हमारा ये बैंकिंग में प्री मींस बोलते हैं हम लोग, और जैसे इस एसएस में आपको पता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर जो होता है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। तो ये सीजीएल और सीएचएसएल इसमें भी आता है, और जनरली ये बैंकिंग के पीओ में आता है, क्लर्क में नहीं आता, पीओ में पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यानी मेंस के बाद आपका एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाता है पता है, डिस्क्रिप्टिव में मतलब हमें क्या लिखना होता है। यस बिल्कुल सही, ऐसे, लेटर, और एक और चीज होती है
प्रेसी, ठीक है। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, ठीक है। प्रेसी क्या होता है? ऐसे तो हमें पता है व्हाट इज एन ऐसे, ठीक है, हम लोग लिखते आ रहे हैं। लेटर भी यू नो, ठीक है। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है? प्रेसी इज बेसिकली समरी। ऐसे बोलते हैं ना कि यू हैव टू रीड अ पैसेज, एक पैसेज दिया होगा एंड यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दैट पैसेज। तो बेसिकली प्रेसी यानी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ, राइटिंग सेंटेंस इन लिमिटेड वर्ड्स, बिल्कुल सही गौरव, ठीक है। तो यानी उसी पैराग्राफ को, जो पैसेज आपको दिया है, यू हैव टू राइट इट इन लाइक क्या बोल सकते हैं, 1/3 फॉर्म में लिखना होता है। मान लो अगर 300 वर्ड का आपके लिए एक ऐसे दे रखा है या एक आर्टिकल दे रखा है और आपको मान लो 100 वर्ड्स के राउंड लिखना है इसे, ठीक है, ये प्रेसी राइटिंग होता है। एक चीज पता चल रही होगी कि अब हमें अगर ऐसे लिखना है तो अभी हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे ऐसे तो लिख सकते हैं। मतलब स्कूल में ऐसा होता था कि हम ऐसे रट के जाते थे कि कैसे क्या क्या लिखना है, मतलब लाइंस याद करते थे उसमें। लेकिन अभी हम लोग तो मतलब इतना मैच्योर हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं और कितने भी वर्ड्स का लिख सकते हैं। तो जनरली वर्ड लिमिट भी यहाँ पे दे रखी होती है। अच्छा, जरूर आता है समरी, यस। आईसीएसई में, सीबीएसई में भी कहते हैं समरी कई बार पूछी जाती है, कुछ कुछ क्लासेस के अंदर ऐसा था, ठीक है। तो यस, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पार्ट होता है ये, ठीक है। इट्स लाइक आपने कोई पैसेज पढ़ा, आपने उसे समझा, नाउ विदाउट लुकिंग एट द पैसेज, विदाउट लुकिंग एट द पैसेज आपको वो अपने वर्ड्स में लिख देना है। ऑल्दो देख के भी लिख सकते हो, लेकिन हमने सेम वर्ड्स नहीं लिखने। स्कूल में सब लोगों ने किया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं याद है, मतलब पता नहीं कि आप लोगों ने किया नहीं, लेकिन ऐसा होता था ना, अगर कोई पैराग्राफ दे रखा है, हमें उसकी समरी लिखनी है, व्हाट वी यूज्ड टू डू, उसी में से सेंटेंसेस शॉर्ट कर करके लिखते थे। तो यहाँ पे होता था ना ऐसा कि हम उसी में से सेंटेंस देख लिया, रेक्टिफाई करके, हाँ ये वाला सही लग रहा है, उससे करके इंपॉर्टेंट सेंटेंस नीचे लिख दिया हम लोगों ने, सेम हमारे हिसाब से समरी हो गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं कर रहा होता। व्हाट यू हैव टू डू इज कि उसके सेंटेंसेस, उसके फ्रेजेस हमें बिल्कुल रिपीट नहीं करने। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से पढ़ा और इधर लाइक कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी बात दे रखी है, कुछ भी आपको पॉइंट मिस नहीं करना है, यू हैव टू लाइक मेक इट शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो अच्छी समरी, अच्छी प्रेसी राइटिंग वो होती है जहाँ पे आप एक्चुअली वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, उसके लिए कुछ और लिख रहे हो, कुछ और वर्ड्स लिख रहे हो, मान लो वोकैबुलरी कुछ और यूज कर ले रहे हो, और सही बात को, पूरी बात को आप कम वर्ड्स में कवर कर पा रहे हो। इसी के आपके नंबर्स होते हैं, है ना, कि जितना अच्छा हम लिखेंगे, जितना अच्छी तरीके से हम वहां पे लिख पाएंगे, और उतना ही ज्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा स्कोर होगा, ठीक है। और ऐसे राइटिंग का भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि अभी हमें पता है हम ऐसे किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, बट ऐसा है कि हमें एक लिमिटेड जो वर्ड लिमिट दे रखी होती है। एसएससी में जनरली 250 लिमिट होती है, और मेरे ख्याल से बैंकिंग में आपको दे रखा होता है 300 से 500 तक। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग लिमिट आती है, लेकिन हाँ 300, 400, 500 ये लिमिट होती है बैंकिंग में, ओके। तो एसएससी में 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, और उसमें आपको ऐसे लिखना है। नाउ आपको पता है कि 250 वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं हुए, और हमें इतनी वर्ड लिमिट के अंदर इतना इंप्रेसिव ऐसे लिखना है कि जो बाकी लोगों से अच्छा हो, जो अच्छा स्कोर करने में हमें हेल्प कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ था, मैं एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेजेस बताते समय डायरेक्ट इस पे आया, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये आपके कन्वर्सेशन को बहुत रिच बना देते हैं। ऐसे राइटिंग में भी आपको कई बार इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रेसी में भी, मतलब इस तरीके आपके किसी भी कन्वर्सेशन को एक तरीके से इंप्रूव करते हैं, अपलिफ्ट करने का काम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बोलने में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको अपना कन्वर्सेशन इंप्रूव करना है तो जस्ट गो फॉर दीज थिंग्स, ऐसी चीजों को तो पढ़ते रहना चाहिए, ओके। अब एक चीज और बात करते हैं, मान लो किसी भी टॉपिक पे ऐसे आता है, और जो सबसे पहले मैंने आपका क्लास स्टार्ट किया था, अभी हम लोगों ने बात रीडिंग से ही स्टार्ट की थी, याद होगा, ठीक है। तो रीडिंग से स्टार्ट की थी। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि प्री की तैयारी के लिए व्हाट वी आर डूइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्री, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ के लिए रीडिंग की जरूरत है। साथ ही साथ जो आपका मेन एग्जाम है, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव जिसमें आएगा मेंस के बाद में, उसके लिए आपको रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि किसी भी टॉपिक पे इफेक्टिव वर्ड्स, यानी कोई भी इफेक्टिव फ्रेजेस या इफेक्टिव इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है, उसके लिए रीडिंग आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है ना। अच्छी, यानी कि आपको पता है कि रीडिंग से आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपका जो किसी भी सब्जेक्ट पे नॉलेज है वो भी बहुत वाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हो, उसमें अगर आप फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो, ठीक है, या फिर अच्छे फ्रेजेस यूज कर पाते हो, अच्छे पॉइंट्स रख पाते हो, तो वही चीज जो है आपको ऐसे को एक अच्छा ऐसे बनाती है, ठीक है। एक नॉर्मल ऐसे में और एक लाइक क्लासी ऐसे में ये डिफरेंस होता है कि उसके अंदर आप फैक्ट्स यूज कर लेते हो, उसके अंदर आप अच्छे फ्रेजेस यूज करते हो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, वोकैबुलरी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है कि आप अच्छे वर्ड्स यूज कर पा रहे हो उसके अंदर, ठीक है, वो तो एक अच्छी बात है,
ठीक है। साथ ही साथ अच्छे फ्रेजेस यूज कर पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज हमारे पास कहाँ से आती है, वो चीज रीडिंग से ही आती है कि हम अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे, हमें अच्छी चीजें पता चलेगी और वही चीजें हम आगे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने पेपर में, राइट। ओके, अब देखते हैं कितने टाइम में कवर हो जाएगा। सर जल्दी बता दियो ना, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे हम लोग। इट विल टेक अराउंड 3 months और 4 months, वट एवर, डिपेंड करता है हम लोग कितने स्पीड से कर पा रहे हैं, आप लोग कितने स्पीड से ग्रैब कर रहे हो। और इससे ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बहुत तरीके से हम दोनों पे डिपेंड करता है, यानी मुझ पे और आप पे, कि हम लोग क्लास को कितना किस तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे किसी किसी क्लास में किसी टॉपिक को करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी में हम जल्दी भी कर सकते हैं, बट रफली या वी कैन बी एबल टू डू इट, वी विल बी एबल टू डू इट इन 3 months, व्हाट आई बिलीव, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम लोग प्रैक्टिस और बाकी चीजों को टाइम दे पाएंगे थोड़ा सा, ये चीज है। तो इतने टाइम में हम लोग आराम से कर सकते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग और हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पता है कितने आते हैं एसएससी में, इंग्लिश में? प्री में यू गेट 25 क्वेश्चंस, है ना, एंड मेंस में देयर आर 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, और प्री में देयर आर 25 क्वेश्चंस। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की हमने बात करी ली, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है। एंड बैंकिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं? यस, 13 प्री और मेंस में, बिल्कुल सही। यस, मेंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं? You get around 35 questions in means, yes, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का जो ब्रेकिंग होता है, जैसे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स कैसे कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, अगर देखें हम लोग तो जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, ठीक है, या तो क्लोज टेस्ट आ जाएगा क्योंकि पिछले 2 साल से ये लोग क्लोज टेस्ट ही पूछ रहे हैं, उससे पहले ये लोग पैसेज और क्लोज टेस्ट मिक्स कर देते थे कि कभी क्लोज टेस्ट पूछ लिया कभी पैसेज पूछ लिया, ठीक है। इस पे यू गेट अराउंड लाइक 5 क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिलअप्स आ जाते हैं आपके 2 से 3, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फ्रेज रिप्लेसमेंट अराउंड 3, ये भी पूछ जाते हैं रफली, ठीक है। एरर्स यानी स्पॉटिंग एरर्स जो क्वेश्चन है आपके पास, दे ऑल्सो कम अराउंड 3 to 5, 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड्स, ओके। देन इसके अंदर आया वॉइस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम से शुरू हुआ है, एंड नरेशन, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस पे भी आप पे एक एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, ओके। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स अराउंड 3, ठीक है, 2 से 3 रीअरेंजमेंट्स पे सेंटेंस आ जाते हैं इसके अंदर। और सिनोनिम एंटोनिम्स 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स पे, 2 से 3 क्वेश्चंस एंटोनिम्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, डिपेंड करता है कब कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है सब में से 2-2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो सिनोनिम आ सकते हैं इतने। स्पेलिंग, स्पेलिंग जब आता है तो ये भी 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करते हैं आपके मार्क्स को इसके अंदर, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एंड ओवरऑल हम लोग जब जो जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं अपनी सब्जेक्ट को, यानी कि ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम सारी क्वेश्चंस को फिर यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकिंग इसमें होता है। जनरली बैंकिंग में कैसे पूछते हैं, बैंकिंग में पैसेज पे 10 क्वेश्चन या फिर बोले तो 7 से 10 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है, प्री में। क्लोज टेस्ट जनरली रेंज करता है 5 क्वेश्चन तक, ठीक है। ये एक रफ बना रहा हूं मैं, एक एवरेज क्वेश्चन पेपर कैसा होता है बैंक का, ठीक है। देन एरर्स अराउंड 5, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स 5 तक आ जाते हैं। रीअरेंजमेंट्स 5, ठीक है, मतलब आएगा तो 5 क्वेश्चन होते हैं इस पे। फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 क्वेश्चन इस पे भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसमें भी आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाता है, यानी सेंटेंस करेक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अराउंड 5 क्वेश्चंस इस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है। ऑल्दो बैंक क्वेश्चंस काफी तरीके से पूछता है, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डबल फिलर्स हो गए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख लेंगे उसे। ठीक है, तो इस तरीके से यू आर आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो सबको समझ में आया कि व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द सिलेबस, किस तरीके से होने वाला है और कैसे कैसे हम तैयार करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पैटर्न और सिलेबस सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चीज सबसे जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि हम साथ में तैयार करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपको मेंस के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। ठीक है, प्री के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, प्री तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्री की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम लोग तैयारी करेंगे मेंस और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से। डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें क्या जरूरत है? रीडिंग की। ठीक है, बैंकिंग एसएससी दोनों में ही। ओके, और मेंस के लिए भी, यानी मीन्स के बाद डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के लिए रीडिंग की जरूरत है, तो हम अभी से ही रीडिंग को यहीं से शुरू कर देंगे, यानी अपने प्री से पहले ही हम लोग रीडिंग तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड वंस यू हैव स्टार्टेड रीडिंग, इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर होना शुरू हो गई। ठीक है, आपका आरसी भी प्रिपेयर होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी क्वेश्चन, एरर्स वाले क्वेश्चन क्यों होंगे, कई बार ऐसा होता है ना किसी सेंटेंस में हमें एरर निकालना होता है, वी हैव टू फाइंड एरर्स। और कई बार आपको किसी पार्ट में एरर पता चल जाता है कि हाँ इस पार्ट में एरर है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस आप ऐसा बोल देते हो कि सुनने में अच्छा लग रहा है, या फिर किसी जगह पे गलती है कुछ तो आप बोलोगे यहाँ पे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। होता है ना सबके साथ कि किसी जगह पे हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होता, हम एरर निकाल देते हैं केवल इसी बेस पे, पढ़ के पता चल जाता है ना। तो ऐसा होता है ना कि यार इसकी टोन सही नहीं लग रही, यहाँ पे मजा नहीं आया पढ़ने में, ऐसा कुछ रूल नहीं पता होता। यस, रूल नहीं पता होता, बट स्टिल हमें थोड़ा सा लग जाता है कि यार यार सुनने में मजा नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ एरर है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये पावर हमारे पास कहाँ से आती है? ये कोई, ये जो शक्ति है, वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम? वी गेट इट फ्रॉम रीडिंग। पता है, हम लोगों ने बचपन से जितने भी सेंटेंसेस पढ़े होते हैं, दे आर लाइक रिकॉर्डेड इन आवर सबकॉन्शियस। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आपने देखा, कॉमन सेंस ऑल्सो। ठीक है सर, कॉमन सेंस भी होता है, और कॉमन सेंस भी तो रीडिंग से ही आया है हमारे पास। देखो, वी आर नॉट जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने बचपन से जो चीजें पढ़ी हैं और वो सब रिकॉर्डेड है। अभी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द बुक इज इन द टेबल, ये सेंटेंस पढ़ते सबके दिमाग में अलार्म बज गए होंगे बहुत, कि ये क्या लिख दिया, ओ गॉड, ऐसे थोड़ी होता है ना। क्या हमें पता है यार, बचपन से हमने बुक ऑन द टेबल पढ़ा है, ये कैसे लिख दिया सर, टेबल दिखाओ कैसी आपकी। ठीक है, आधे लोगों के दिमाग में ऐसा होगा सर टेबल दिखाओ कैसी है कि आप ये बोल पा रहे हो इन द टेबल, राइट। तो यस, हमें पता है बिल्कुल कि यहाँ पे ऑन द टेबल आएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते समय हम लोगों ने ग्रामर नहीं यूज किया, हमने ऐसा नहीं सोचा कि ओ गॉड क्या कहते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा होता है तो वहां पे ऑन लिखते हैं, ऐसा नहीं सोचा हमने। हमने डायरेक्ट बोल दिया द बुक इज ऑन द टेबल, ये आएगा। ठीक है, एंड ऐसा क्यों हुआ? जैसे हम लोग दिमाग में क्या होता है ना, आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा एंड जब भी आप उसे पढ़ते हो तो दिमाग में जो बाकी के सेंटेंसेस जो अवेलेबल है रिकॉर्डेड डेटा से, वो उससे मैच करता है। और जैसे ही सेंटेंस पढ़ा उसने कहा कि समथिंग इज रॉन्ग विद द सेंटेंस, एंड नियरेस्ट पॉसिबल जो मेरे पास आंसर है वो ये है। जैसा होता है ना मोबाइल में आप कुछ टाइप करते हो, आपने स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, लेकिन नियरेस्ट करेक्ट स्पेलिंग जो होती है वो आपको दिखने लगती है, प्रिडिक्शन वाली जो होती है। ठीक है, आप उसे टच करते हो, आप उसे लिख देते हो फिर। ठीक है, दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, आप उसे एक रॉन्ग सेंटेंस देते हो, वो उसका नियरेस्ट करेक्ट सेंटेंस आपको बताता है कि मैंने ये इन तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने ऑन सुना है। ठीक है, आप वो आंसर वहां पे लगा देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, इसीलिए। और हम सारे एरर क्वेश्चंस क्यों नहीं निकाल पाते इससे पता है, मतलब सारे क्वेश्चन हमारे सही क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमने डेटा फीड करना बंद कर दिया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज डेटा फीड करना स्टार्ट रखना है, यानी कि हमें रीडिंग सिखाते रहना है। रूल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, जो हम रूल्स पढ़ते हैं, जो हम अलग अलग तरीके को समझते हैं कि इसमें क्या होगा, तो बेसिकली हम दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। और इसी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हम मिसलीनियस क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाते हैं। अभी हम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक वाइज करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन मिसलीनियस क्वेश्चन में हमें सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, और वो चीजें फिर रीडिंग से हेल्पफुल होती हैं। किसी भी, अच्छा एक और चीज होती है जैसे प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन प्रिपेयर करने के लिए, प्रीपोजिशन समथिंग जिसके रूल्स बहुत ज्यादा कन्फाइंड है।
छोटे थोड़े रूल्स हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा क्या है, आपको पता चलता होगा कि अलग अलग वर्ड के साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई एम, अब इसे सही करना, लीविंग टू दिल्ली। ये वाला तो ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा, लिविंग फॉर भी हो सकता है, लिविंग, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे बोलना है कि दिल्ली जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, लिविंग फॉर दिल्ली, ठीक है। अभी देखो, आपको सबको पता है वाला आंसर है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली भी पता है और आई एम लिविंग फॉर दिल्ली भी पता है। तो ये देखो क्या हो गया, गोइंग के साथ हम लोग टू लगाते हैं एंड लिविंग के साथ हम लगाते हैं फॉर, ठीक है। दिस इज प्रीपोजिशन, और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में, एसएससी बैंकिंग सब जगह पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन मोस्टली हम लोग रीडिंग से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत हद तक नहीं पढ़ते, रूल्स हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन हम अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग वोकैबुलरी, एंड एवरी वोकैबुलरी, एवरी वर्ड हैज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो रीडिंग इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो रीडिंग को ये मत समझो कि केवल हम पैसेज के लिए है, इट इज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। क्लोज टेक्स्ट से लेके यानी हर एक पार्ट को रीडिंग कवर करती है। तो इसको तो लाइक क्या बोलेंगे, फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस देना है, और साथ ही साथ हम रूल्स को भी इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और रीडिंग को भी पैरेलली चलाते रहेंगे। ओके, तो ये चीज है, आपको रूल याद नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसे यूज किया जाना है ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने वाले हैं, एंड वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री एंड मेंस। तो पहले ही हमें ये सोच के तैयार रखना है दिमाग में, ये एकदम क्या बोलेंगे, उसे ठान के रखना है कि डिस्क्रिप्टिव की हम लोग तैयारी करेंगे, यानी मेंस की तैयारी करने के हिसाब से हमें तैयार करना है, और रियल एग्जाम तुम प्रिपेयर कर ही लेंगे, तुम क्लियर कर ही लेंगे। ओके, बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, हम प्रैक्टिस क्लास में बहुत सारी करेंगे, और मैं आपको बताता जाऊंगा हर एक स्टेप पे कि किस तरीके से करना है, ताकि हम हर एक एग्जाम जो भी हमें करना है उसे हम जल्दी से क्लियर कर पाए। ओके, विच इज द बेस्ट न्यूज़पेपर टू रीड। ओके, देखो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट विद एनी न्यूज़पेपर जो भी आपको पसंद आए, टाइम्स ऑफ इंडिया और व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि व्हाट इज प्रिफर्ड इज द हिंदू, ठीक है। इसके अंदर जो एडिटोरियल्स होते हैं हम उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनिंग ज्यादा है, ठीक है, और बहुत मतलब ठीक होता है, इसमें भी आप एडिटोरियल्स देख सकते हो, ठीक है। तो इफ यू आर स्टार्टिंग तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया से। एंड जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं हमें बोरिंग लगने पर भी एडिटोरियल पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू इज गो फॉर एनीथिंग जो आपका फेवरेट न्यूज लग रही हो, कोई भी एंटरटेनमेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स है, या कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल न्यूज, वो भी पढ़ो साथ में। एंड धीरे धीरे हमें अपग्रेड करना है एडिटोरियल तक, कि वाली चीजें तो पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ हम एडिटोरियल भी पढ़ना शुरू करते हैं। कि एडिटोरियल थोड़ा क्या होता है ना, इट इज लाइक मोर टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव साइड, किसी भी टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ होता है, और एडिटोरियल अलग अलग टॉपिक्स पे आते हैं। सुप्रिया, माय नेम इज शशांक, शशांक, यू कैन कॉल मी शशांक पीपल, नहीं मतलब यू कैन कॉल मी व्हाटएवर, ठीक है। तो मेरा नाम शशांक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा इंट्रो है अभी तो, और कुछ भी जानना हो तो मैं बता देना। स्पीकिंग ट्री इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यस ज्योतिष, पढ़ सकते हो इसे तो, ज्योतिष को, ओके। स्पीकिंग ट्री, आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, और रीडिंग करोगे एंड यू विल फील गुड, ठीक है। स्पीकिंग ट्री पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, एंड आपको पता है एडिटोरियल्स जो लिखते हैं मोस्टली दे आर राइटर्स, जर्नलिस्ट, और दे आर बेसिकली पब्लिक फिगर्स, बहुत सारे इन लोगों के आर्टिकल्स आते हैं, और वो अपने व्यूज जो है वहां पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ते समय ऐसा काम करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके व्यूज और सामने वाले के व्यूज, आप उसमें अंतर कर पाओ हमेशा, ठीक है। अभी हम लोग बड़े हो रहे हैं तो ऐसी चीजों को समझ सकते हैं। क्या होता है कि एक तो होता है ना, जैसे हम लोग कई बार देखा होगा कि हम लोग जो बोलते हैं सोशल मीडिया हमारे व्यूज को हिंडर करता है, उससे बायस हो जाते हैं हमारे व्यूज, कि हमें लगता है हमारी सोच है, लेकिन एक्चुअली वो बाकी लोगों की सोच होती है, तो हमने रीडिंग की होती है, कुछ भी किया होता है। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप पढ़ोगे, उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है कि आप उस टॉपिक पे अपने व्यूज भी रख पाओ। ये चीज आपको आगे जाके इंटरव्यू और ऐसे टाइम पे हेल्प करने वाली है। एंड यू नो दैट कि बैंकिंग पीओ में आपके पास इंटरव्यू भी होगा, तो वहां पे ये चीजें काफी हेल्प करती है, और देखा जाए तो बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ओके, सो भैया मेरा इंट्रो मिल गया। तो मैंने भी शशांक एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट मैनी इयर्स, मैंने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शहरों में पढ़ा है, ठीक है।
एंड मुझे पढ़ाना पसंद है। ओके और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे ये चीज़ भी पसंद आती है। तो यस, क्लियर हुआ? तो रीडिंग तो हमें करनी करनी है ऑफ कोर्स। ओके, साथ ही साथ जो लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्हें पता है, ऐसा भी है लोगों के साथ में कि होता है, आई मीन मैं देखा है कि रीडिंग करके सेंटेंस एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। और मतलब बेसिक ही ऐसा है कि न्यूज़पेपर तो छोड़ो, मतलब नॉर्मली रीडिंग में दिक्कत होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज पढ़ सकते हो जिनको बेसिक ही मतलब काफी मैं रीडिंग करने में, यानी कि पढ़ के एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्टोरीज से स्टार्ट करो। उसमें क्या होता है, कई बार कन्वर्सेशंस होते हैं, कन्वर्सेशंस आपको नॉर्मल सेंटेंसेस समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वर्ड की मीनिंग में हेल्प करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करते हैं कि आपने सेंटेंस पढ़ा और आपको मीनिंग गया, क्योंकि आप स्टोरी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हेल्प करती है। तो आप यहाँ से किसी भी, जैसे 8th क्लास 9th 10th ऐसी बुक्स में जो इंग्लिश में स्टोरीज हैं, आप वहां से शुरू कर सकते हो। देन आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर की तरफ आ सकते हो, तो जिनको इसकी दिक्कत है। ओके, और अगर कन्वर्सेशन इंप्रूव करना चाहते हो, ऐसा है, कन्वर्सेशन भी चाहते हो इंप्रूव हो, आई मीन किसी इंग्लिश बोलने में भी हेल्प चाहिए, सबका ठीक है। मुझे बताओ, डू यू वांट टू इंप्रूव कन्वर्सेशन, लाइक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको करना है, देखो रीडिंग है, बट आपको क्या करना है, रीड अलाउड। ये जब चाहो तब कर सकते हो, दिस इज योर पर्सनल थिंग, ठीक है। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स पर्सनल चीज है, लाइक आपको पर्सनली इंप्रूव करें। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव लाइक 10 मिनट्स। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, उसमें से 10 मिनट क्या करो, जोर बोल के पढ़ो, ठीक है। 5 मिनट या 10 मिनट काफी हो जाता है। अगर हर दिन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट रीडिंग खुल के पढ़ो, जहां भी कंफर्टेबल हो, रूम बंद करके और कैसे भी, बिकॉज दिस इज एक्चुअली सबकी पर्सनल चीज है, आप कैसे तैयार करना है आपको। इससे क्या होता है ना, जो आप किसी भी सेंटेंस बोल के पढ़ते हो या चीजों को रीड करके पढ़ते हो, तो आप हर एक वर्ड के साथ में, जो भी वर्ड्स होते हैं, आप उसके साथ में क्या बोलते हैं, हमारी टंग फ्रेंडली होती जाती है। बेसिकली हम उसके लिए के साथ बोल पाते हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है लोगों को कि कई बार हमें पता होता है क्या बोलना है, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट बोल पाए, वो चीज यहाँ से आ जाती है, ठीक है। हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वर्ड्स बोलने की, और वी आर एक्चुअली गेटिंग कंफर्टेबल विद द वर्ड, जो भी हमें बोलने हैं, जो भी हमें रीडिंग कर रहे हैं, उससे आपकी वाली चीज, आपका कंवर्सेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट कि आप उसे बोल के पढ़ पाओ, और उसके बाद उस नेक्स्ट टाइम कन्वर्सेशन में यूज कर पाओ, ठीक है। तो सारा सीखा है कि हम कितना कंफर्टेबल है किसी लैंग्वेज के साथ में। हाँ, गेटिंग फ्लुएंसी, ठीक है। तो वो फ्लुएंसी आपकी वहां पे आएगी, आप वर्ड्स के साथ कॉन्फिडेंट हो पाओगे, आपको पता ही वर्ड आपने बहुत बार बोला है, और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है उसे यूज करने में। और एक चीज होती है ना, जिसे बोलते हैं मसल मेमोरी, हमारी मसल्स, आई थिंक टंग इज अ मसल, तो उसकी मेमोरी क्या है, उसके दिमाग में भी बहुत सारे वर्ड्स किसके हैं, हमें इसमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम एकदम फ्लुएंटली बोल लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमें इंग्लिश के साथ भी हो जाएगी, जब हम उसे रीडिंग की तरफ हम फोकस करेंगे और थोड़ा सा जोर से बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो ये भी आ गया स्पीकिंग का पार्ट। तो ये दिस इज समथिंग विच यू कैन डू पर्सनली फॉर योरसेल्फ। ओके, चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर के एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट विद नाउन्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो या जो भी कुछ सवाल हो, आप मुझसे तब पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे फिट। विल मीट डिस्कस। ओके, बाय बाय।